चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, जिससे हम रीजनिंग से फिर हम रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने एक सेंटेंस बनाया और उस सेंटेंस को आपने इम्प्लाई करके एक और सेंटेंस ड्रॉ कर लिया। जैसे कि अभी हमने इन्फेरेंसिंग में देखा कि एक सेंटेंस थे या दो सेंटेंसेस थे, उनसे मिला के हमने एक थर्ड सेंटेंस इंटेल कर लिया या इम्प्लाई कर लिया। मिसाल के तौर पर अगर वो सेंटेंस हमारे पास दो हैं, ठीक है, ए है और ए इम्प्लाइज बी, तो हम ये कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी के लिहाज से, इसको मोडस पोनेंस कहते हैं, कि अगर ए इम्प्लाइज बी है, लिखा हुआ है कहीं पे, या ए रूल इम्प्लाइज बी रूल, तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि बी भी एक नया कोई सेंटेंस है, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू करेक्ट है तो बी की वैल्यू भी करेक्ट होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम आधी बात प्रूफ कर लें तो उस आधी बात से हम आगे की बात को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिकल प्रूफ में होता है कि अगर हम अपनी बात को जैसे हमने ए स्टार सर्च को जब हमने कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू हमने प्रूफ किया था कि अगर गोल स्टेट सही है, अगर G2 गोल स्टेट ठीक थी, तो जो G है पहले से वो क्या था फिर, ठीक है। तो एक चीज को अगर प्रूफ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज भी प्रूफ हो जाएगी। तो अगर हम लोग मिसाल के तौर पे यही चीज यही लॉजिक अप्लाई कर लें सिमेंटिक्स या सेंटेंसेस के ऊपर, तो वो रीजनिंग पैटर्न कहलाता है। कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारे पास आ रहा है या हम कोई सेंटेंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास लॉजिक क्या है, ठीक है, उसका प्रूफ क्या है, जिसकी बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब स्प्रिंकलर्स आर ऑन वाली जो हमारी स्टोरी थी, अब उसको लेते हुए प्रूफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मल प्रूफ्स दैट द स्प्रिंकलर्स आर ऑन, स्प्रिंकलर्स ऑन थे, उसके ऊपर उसको प्रूफ करने की बात कर लेते हैं। रूममेट वेट था, ये इम्प्लाई कर रहा है रूममेट वेट स्प्रिंकलर्स की वजह से या तो रेन की वजह से, क्योंकि स्प्रिंकलर्स ऑन थे और रूममेट वेट था स्प्रिंकलर की वजह से। रूममेट रेन की वजह से वेट नहीं था, वेट था रेन की वजह से। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइज डेट के रूममेट ने अम्ब्रेला नहीं ली थी, अम्ब्रेला नहीं थी। अगर अम्ब्रेला नहीं थी तो इससे मिला के हम एक नया रूल बना सकते हैं, ठीक है, आगे बनाएंगे, मोडस पोनेंस भी आएगा कि यू कैरिंग अम्ब्रेला और रूममेट कैरिंग अम्ब्रेला, क्या आपके पास दोनों के पास एक ही अम्ब्रेला थी जो आप शेयरिंग पे करते थे, तो या तो आपके पास अम्ब्रेला थी या तो उसके पास अम्ब्रेला थी। अगर आपने अम्ब्रेला कैरी नहीं की हुई तो इसका मतलब है कि आपके पास अम्ब्रेला है या तो, या की हुई है तो आपके पास अम्ब्रेला है या तो आपके रूममेट के पास अम्ब्रेला है। ये रूल नंबर 5 और 6 का मोडस पोनेंस है कि यू कैरिंग अम्ब्रेला और रूममेट कैरिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला गॉन जो सेम साइड है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ये दोनों बातें एक ही हैं, तो हमने इन दोनों को मर्ज करके एक नई बात निकाल ली मोडस पोनेंस से कि या तो आपके पास अम्ब्रेला है या तो आपके रूममेट के पास अम्ब्रेला है। अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, जैसा कि आपका क्लेम है, ठीक है, तो आप इसका मतलब ये इन्फर कर रहा है कि आपके रूममेट के पास अम्ब्रेला है। ये रूल नंबर 8 का इक्विवेलेंट है। रूममेट ने अगर अम्ब्रेला है उसके पास, ये नंबर 7 का और नंबर 9 का मोडस पोनेंस है कि रूममेट के पास अम्ब्रेला है, ये प्रूफ आप कर रहे हो। अब बेसिकली इन सारी एग्जांपल्स का मकसद क्या है, ठीक है, इन सारी एग्जांपल का मकसद ये है कि रूल्स के थ्रू ही हम अपने नए रूल्स को प्रूफ कर रहे हैं। तो समटाइम्स खाली ये कहना कि भाई इस रूल को इम्प्लाई करके हम एक नया रूल बना ले इज नॉट इनफ, ठीक है। तो उसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, उसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं with the help of the modus ponens property और with the help of equivalencies और with the help of tautology। जितनी भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको यूज करके हम प्रूफ भी कर सकते हैं अपनी बात को कि अगर हम एक रूल को हम कह रहे हैं तो उस रूल की हकीकत क्या है, ठीक है, उसके पीछे हमारी लॉजिक क्या है, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग अबाउट पेंगुइन अगर करें तो रूममेट इज अ बर्ड, वो फ्लाई कर सकता है। पेंगुइन है तो वो बर्ड है, पेंगुइन है तो वो फ्लाई नहीं कर सकता। अगर वो पेट उसका पेंगुइन है तो ये 4 और 2 का मोडस पोनेंस ले लिया, इस साइड को कैंसिल कर दिया। पेट ऑफ रूममेट इज अ पेंगुइन तो वो बर्ड है, ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर सकता। और इस तरीके से फिर फर्दर आगे बात कर ली, ठीक है। तो अगेन
प्रूफ से आप ये बात साबित कर सकते हैं, या अपनी जो लॉजिकल आपने एक चीज इन्फर करी है, ठीक है, तो उसको आप रीजन या जस्टिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जस्टिफिकेशन है आपके रूल की, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉल्स इम्प्लाइज डेट द मून इज मेड ऑफ चीज, बिल्कुल ठीक है, टोटोलॉजी है, क्योंकि मून चीज का नहीं बना हुआ, ये हमें पता है, तो ये हमेशा ही फॉल्स रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए कि आइदर सेंटेंस जो हम बना रहे हैं या हम नॉलेज बेस बना रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम रेजोल्यूशन यूज करते हैं। और रेजोल्यूशन ये कहती है, रेजोल्यूशन एक तो यूनिट रेजोल्यूशन होती है और दूसरी टाइप ऑफ रेजोल्यूशन भी होती है, ठीक है, जिसको रेजोल्यूशन एल्गोरिथम भी कहते हैं, जनरल रेजोल्यूशन जो है। ठीक है, और रेजोल्यूशन ये कहती है, ये रेजोल्यूशन का रूल ये कहता है सिंपल, कि आप अगर मल्टीपल सेंटेंसेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और उससे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये दो सेंटेंसेस है, I1 और I2 और I3 और IK तक, एंड नॉट ऑफ आई, ठीक है, अगर ये दो सेंटेंसेस है, इनसे हम कंक्लूड कर सकते हैं मोड एक्सपोनेंट की हेल्प से कि I1 और इस तरह के सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये सारी वैल्यू और से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम एक साइड को स्किप करके दूसरी साइड को सिंपल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही वाली बात है, ठीक है, कि दोनों अगर बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो हम कंक्लूड करके उसको उसको मर्ज करके एक नई बात निकाल सकते हैं, या एक बात एक प्रूफ निकाल सकते हैं, तो ये रेजोल्यूशन है। ठीक है, जनरल रेजोल्यूशन भी यही कहता है, ठीक है, कि अगर आप कंक्लूड करना चाहते हैं, मल्टीपल रूल्स हैं, उनसे आप कोई बात अपनी रिमूव करना चाहते हैं, तो जो बात मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है उनको रिमूव कर दें, जो यूनिक बात है उनको मिला के एक नया रूल बना लें, और उस रूल के साथ आप काम कर लें। ठीक है, यही रेजोल्यूशन एल्गोरिथम है, कि आपको अगर कोई भी फॉर्मूला कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ हो, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपल प्रपोजिशंस को जब मिला दें तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। तो ऐसे कोई भी क्लॉजेस फाइंड करें जो कि रिपीट हो रहे हो, उसके ऊपर रेजोल्यूशन अप्लाई करें। अगर आपका जो क्लॉज एम्प्टी आ रहा है तो उसका मतलब वो सेटिस्फाइबल नहीं है। अगर एम्प्टी क्लॉज नहीं आ रहा, तो जो भी क्लॉज आ रहा है उसके लिहाज से जो रिपीटिंग पार्ट है उसको कैंसिल आउट करें, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप एज अ प्रूफ या एज अ इन्फर करके नया रूल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये एग्जाम्पल है, रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर, और ये दूसरा रूल है, नॉट रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर्स ऑन। तो हम इससे इन्फर कर सकते हैं स्प्रिंकलर ऑन है, क्योंकि नॉट वाली बात को हम स्किप कर सकते हैं, रिपीटेड बात है। ठीक है, तो 2 और 3 को मर्ज करके हमने एक नई निकाली, नॉट रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स। ठीक है, तो अगर हम 4 का और 1 का वो लें, क्लॉज लें, मतलब वो रेजोल्यूशन अप्लाई करें, तो ये एम्प्टी क्लॉज आएगा, कि दोनों में नॉट है, दोनों में कोई चीज सेम नहीं है। तो इस तरीके से हम रेजोल्यूट कर सकते हैं या अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। यार हम प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मिड टर्म की बात कर लेते हैं, और फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। ये कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए। ये सबको क्लियर है? एम्प्टी क्लॉज का मतलब दोबारा बता दूं, एम्प्टी क्लॉज का मतलब ये है कि अगर मैं दो सेंटेंसेस दूं, उनको कंपेयर करूं, ठीक है, उनको मैं मिलाऊं, अगर उनमें ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जहां पे कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी क्लॉज आंसर आएगा। अगर कोई चीज रिपीट हो रही होगी तो रिपीटिंग पार्ट उसमें कॉमन होगा, वो आंसर में आ जाएगा। तो रिपीटिंग पार्ट जो भी होगा उसको हम स्किप करेंगे, उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, रेजोल्यूट करेंगे यानी, और उससे हम नया सेंटेंस बना लेंगे, जैसा कि यहाँ पे कर रहा है, जो रेजोल्यूशन कह रहा है। ठीक है, कि जो भी रिपीटिंग पार्ट हो, जितने भी लिटरल्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, उनको रिमूव करें और एक नया रूल कंक्लूड कर लें। तो रिपीटेड पार्ट को आप स्किप कर देंगे और कंक्लूजन के ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे, ये पॉइंट्स हैं, इनसे हमें ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है। रिपीटेड पार्ट स्किप करने से ये फायदा होगा।
यही रेजोल्यूशन एल्गोरिथम करके दे रहा है। जो आपका रिपीटिव पार्ट था यहाँ पे, वो रिपीटिव पार्ट हटा देगा। ठीक है, तो नॉट 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 वाली चीजें हटा के आपको एक सिंपली डायरेक्टली एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, कि एक नया रूल मिल जाएगा कि नॉट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स। अगर ये दोनों बातें, अगर आप इनको कंपेयर करें रूल्स को, ये इसने रूल और 2 और 3 को कंपेयर करा है। ठीक है, तो उससे ये आया है, और ये 4 और 1 को कंपेयर करेगा। ठीक है, नॉट रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, और 1 को रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स। तो इसमें एम्प्टी आएगा कि नॉट, और मतलब एक उसी पॉइंट के निगेशन उसके अगेंस्ट कंपेयर करेंगे तो फॉल्स ही आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है पी एंड नॉट पी। ठीक है, जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर फॉल्स ही आएगा इसका। जहाँ पे जो चीज सेटिस्फाई हो रही होगी, ये जैसे यहाँ पे हो रही थी 2 और 3 के अंदर, नॉट कॉमन था तो नॉट वाली बात ली, और यहाँ पे रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्लिटर्स, जो कॉमन पार्ट था उसको हमने काट दिया। ठीक है, तो रेजोल्यूट कर लिया। जो जो रिपीटेड पार्ट है उसको कैंसिल आउट कर दें, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप सिंपली मैप कर लें। सबको क्लियर है? सब 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 जितने भी हैं कनेक्टेड। जब मैं कोई सवाल करता हूँ उसका जवाब देने में कोई पैसे लगते हैं, क्या लगता है? जवाब देने में इतनी सुस्ती क्यों करते हो आप लोग? अभी भी 5 बच्चों ने खाली रिस्पॉन्स किया, जितने भी कनेक्टेड हैं उसमें से। अजीब बात है। भाई समझ आ रहा है तो भी बताओ, नहीं आ रहा तो भी बताओ। अगर कोई चीज रिपीट करने की जरूरत है मैं उसको रिपीट करूंगा। सोते हुए क्लास लेते हो, ऐसे कैसे पढ़ोगे फिर? क्लियर है तो सर तो बताओ, बताओगे तो क्लियर है पता चलेगा ना। रिश्ता तो नहीं हूं ना मैं कि तुम्हारे, तुम सबके जहनों का मुझे पता हो कि क्लियर है अनक्लियर है क्या है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। आ, अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोजेक्ट का माइलस्टोन 2 देने वाला हूँ। और माइलस्टोन 2 में ये करना होगा कि आपने अपनी प्रोग्रेस बेसिकली बतानी होगी। और उसके लिए आप मुझे गिटहब का अपना दोबारा यूआरएल शेयर कर देगा एक दफा। ठीक है, क्योंकि एक एक का यूआरएल मैंने अलग से फाइल में किसी में मेंटेन नहीं किया, तो मैं एक फाइल में मेंटेन कर लूंगा। तो उससे फायदा ये होगा, फिर मैं एंड में जब इवेल्युएशन कर रहा हूँ, आप लोगों का डेमोस देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे पता चल जाएगा क्या चीज क्या है। और इस फेज 2 के अंदर या माइलस्टोन 2 के अंदर आपने ये दिखाना होगा कि माइलस्टोन 2 हो गया है। अच्छा, मैंने थर्ड होगा। लेट मी लुक इनटू द क्लासरूम। माइलस्टोन 2 में मैंने असल में 1 को ही एक्सटेंड करके दोबारा पूछा होगा। फिर 1 के अंदर चीजें कुछ वो रह गई थी। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। माइलस्टोन 3 होगा। ठीक है, तकरीबन 1 और 2 दोनों ही प्रोपोजल्स थे तकरीबन। ठीक है, तो उसमें तो प्रपोजल वाले ही काम था तकरीबन। अब मैं प्रोग्रेस बेसिकली आपकी देखना चाहता हूँ एक दफा, कि अभी तक आप लोग ने जो कहे थे, जो आप लोगों ने झंडे लगाए थे एआई के कोर्स प्रोजेक्ट के लिए, वो झंडे कहाँ तक पहुंचे हैं? ठीक है, वो कितना ऊपर जा चुके हैं, वो कहाँ पे लाए कर रहे हैं, और कितनी चीजें फिर मैं उससे कंपेयर करूंगा कि अच्छा आपने ये फाइनल आउटपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पे अभी तक कहाँ पे पहुंचे, तो उसके ऊपर फिर मैं बात करूंगा। उसकी लिहाज से उसकी वैल्यूएशन होगी। तो आपको करना क्या होगा, टारगेट में ये होगा कि यूआरएल एक तो शेयर करना होगा दोबारा। ठीक है, और फिर मैं देखूंगा किसने कितने कमेंट्स करे हैं और कहाँ पे चीजें पहुंची हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है
प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कोई क्यूरी है इसके अलावा भी कोर्स से रेलिवेंट, कोई और चीज पूछनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। कोई डिस्कशन है, प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई चीज डिस्कस करना चाह रहे हो, कुछ आउट जब काम कर रहे हो लेकिन चीज समझ नहीं आ रही कि कहाँ कहीं पे स्टक हो गए हो, ऐसी बात हो तो डिस्कस कर लें। आज टाइम है तो मैं थोड़ी सी काउंसलिंग कर दूंगा, जितनी चीजें बाकी हैं उनमें हेल्प आउट कर देता हूँ। या अभी तक प्रोजेक्ट पे काम ही शुरू नहीं किया है, बस अब काम शुरू करना है, अगर ऐसा सीन है तो फिर तो मसला है, बड़ा मसला है। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हमारे स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन था, तो अब जो डेटा है, एक तो ये कि कैगल पे अवेलेबल हैं जो स्टॉक यूएस के हैं या किसी और कहते हैं स्टॉक के डेटा अवेलेबल हैं। सही ठीक है। है। और सेकंड ये है जो हमारा पीएसएक्स है, पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो कोई भी उठा के कर दें या सिर्फ अपना जो पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज है उस पर करें। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लाजमी नहीं है। अगर इस चीज को एफआईपी लेवल पे या एज अ प्रोडक्ट ले जाना चाहते हो इन फ्यूचर तो फिर बेशक आप उसको कर सकते हो। जैसा क्योंकि मेरा जो एग्जाम्पल, मेरी इंटर्नशिप जो थी वो क्योंकि उसी के अंदर है कैपिटल मार्केट में, तो मेरे पास डेटा अवेलेबल तो है लेकिन कहते हैं इसमें कंप्लीट नहीं है, तो जितना है उस पर कर दें। ऐसा कर लो। या एक काम ये भी हो सकता है कि अपने ही डाटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो। मैनिपुलेट करने का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। ठीक है। एक्सटेंशन ये कि जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है डाटा का, उसी पैटर्न को कॉपी पेस्ट करके और उसकी डेट्स वगैरह जैसे चेंज कर ली या रैंडमाइज कर दिया उसको एक्सेल के अंदर, उससे सीएसवी जनरेट कर ली ताकि एनालिसिस बेहतर हो सके। नहीं है तो डेटा तो सही अवेलेबल है, कहते हैं उसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा, अभी तो एक्सेल फॉर्मेट में है वो। एक्सेल फॉर्मेट डायरेक्ट यूज ठीक हो है। सकता है ना, अगर पाइथन पे काम कर रहे हो नहीं तो ना, फिर डायरेक्ट यूज हो सकता है। नहीं पाइथन पे वो काम कर रहे हैं लेकिन उसमें एक्सेल के अंदर भी कहते हैं काफी चीजें हैं, कहते हैं तकरीबन 12 से 15 एक्सेल फाइल्स है। ठीक है, उसके अंदर भी तकरीबन 80,000 के करीब डेटा होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, तो फिर उसी को यूज करना है। वो यूज कर लो, डायरेक्ट डेटाबेस बनाने की क्या जरूरत है, क्यों अपना काम बड़ा कर रहे हो। शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग सीएसवीज बना दो, अलग अलग एक्सेल फाइल बना लो, एक फोल्डर में रखो, उस पूरे फोल्डर को एक साथ उठा लो। उस पाथ ओएस की लाइब्रेरी होती है, पैकेज होता है, उस पैकेज से उसको पाथ दो, पाथ पे जाएगा, एक एक करके पूरे फोल्डर से फाइल उठा लेगा, एक एक करके उस पे एनालिसिस करके तुम्हें रिजल्ट दे देगा बेसिक। उसके बाद फिर आगे फर्दर उसको डाटा फ्रेम्स बनाओ पेंडस के, आगे उसके ऊपर काम कर लो। डेटाबेस सर को फालतू निकाल के अपना काम बड़ा करोगे, करना चाहो तो कर एक लो। एनालिसिस एक एनालिसिस होती है, ईडी होती है, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस होती है। जी। ठीक है, और एक कहते हैं सिंपल जो हम कहते हैं डेटा रीड करके उसको हम उस पर डालेंगे, क्या नाम है, मैथ प्लॉट पे हमने ग्राफ शो कर दिए। ठीक है, और प्रिडिक्शन कहते हैं एआई की कोई कहते हैं प्रिडिक्शन एल्गोरिथम होगा, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम होगा, वो इम्प्लीमेंट कर दिए। एक ऑप्शन तो ये है। हम्म। ठीक है, और सेकंड होता है कि पाइथन के ऊपर ईडी होता है। जी। तो किस पे अगर जाएं, ईडी पे एल्गोरिथम जाएं या एल्गोरिथम अप्लाई करना जाओगे ना तो ईडीए करना लाजमी होता है। ईडीए पाइपलाइन का पार्ट होता है। आप बेशक एक ग्राफ प्लॉट करना चाहो, सॉरी एक ग्राफ नहीं बोलेंगे उसको, एक प्लॉट बनाना चाहो। ये ग्राफ अलग चीज होती है, प्लॉट अलग चीज होती है, हम ग्राफ को प्लॉट को मिक्स कर देते हैं ज्यादातर। चाहे आप एक प्लॉट बनाना चाहो उसके लिए भी ईडीए करना पड़ता है। ठीक है, अगर चाहे आप उससे कोई प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना चाहो तो भी ईडीए करना पड़ता है। ईडीए की डेप्थ का डिफरेंस होता है, लेकिन ईडीए आपको करना पड़ेगा किसी ना हर सूरत में। ठीक है। तो ईडीए तो आपका वो मस्ट पार्ट है, उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो ना। ईडीए तो क्रूशियल पार्ट है। सिर्फ ईडीए ठीक करना है इज नॉट इनफ मेरे हिसाब से सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए। सिर्फ ईडीए करके आप छोड़ दो, या तो ईडीए करके उसको सही से इन डेप्थ ईडीए करके एक पाइपलाइन बना के आप दिखा दो तो भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर इन डेप्थ होना चाहिए वो थोड़ा, मतलब आपको हर चीज का सही से पता हो। फिर बात बिल्कुल ठीक है, फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे मसला नहीं है। हाँ, अगर आप, मतलब मैं ये नहीं लाजमी चाहता कि आप कोई मशीन लर्निंग अभी आपने पढ़ी नहीं है या आपको नहीं पता उसके बारे में, आप जबरदस्ती कोई एक कोड उठाओ और उसको बस छाप के और चला के दे दो, मैं ये हरगिज नहीं चाहता।
मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो चीज आप बना रहे हो, आपको अच्छी तरह से आपको पता हो, ठीक है, कि मैं क्या चीज बना रहा हूँ, और मैं ये चीज मैंने जो की है इसका रीजन क्या है। जैसे ईडीए का आपको पता है, ठीक है, अब ईडीए क्यों करते हैं आप, इसका रीजन भी आपको पता होगा, ठीक है। अब उसमें चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कौन सी वैल्यूज क्या शो कर रही हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इन डेप्थ आप ठीक अगर है। अपने डेटा को समझ भी लो और उससे कुछ बेसिक प्लॉट्स बना लो, तो भी इट्स इनफ, इट्स वर्थी, ठीक है। इन कंपैरिजन के आप एमएल का एल्गोरिथम तो लगा लो, लेकिन मैं एमएल का एल्गोरिथम से आपसे कुछ सवाल करूं, तो आप वहां पे वो करो, तो वो ज्यादा अच्छा, वो अच्छा आपका इंप्रेशन नहीं होगा मेरे लिए, या किसी और के लिए भी, ठीक है, अगर तो किसी फिर और को हम भी प्रेजेंट करूँ तो ईडीएम कर, सिंपल ईडीए कर सकते हैं सिंपल इन ईडीए कर डेप्थ सकते हैं, करके। लेकिन उसको डेटा को सही से समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और जो चीज कर रहे हो अगर उस चीज को ही लिखो, और उसी चीज को फिर एंड में वो करना होगा, ठीक है। मतलब जब मैं कर रहा हूँ या मैं प्रोजेक्ट ऊपर मतलब वो करूंगा, तो उस वक्त मैं उसी चीज को फिर एनालाइज करूंगा जो पार्ट आपने प्रपोजल में लिखा होगा। इसलिए मैंने बोला भाई प्रपोजल में सोच समझ के लिखो कि क्या चीज क्या है।